हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। कल हमने इन पदों की परिभाषाएं लिखी थी। एक तो कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, नंबर 2 टर्मिनल वोल्टता क्या है, और नंबर 3 किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से हमारा क्या मतलब है। लेकिन अब इन तीन राशियों में क्या संबंध होता है वो यहां हम पढ़ेंगे। तो टाइटल लिखेंगे टर्मिनल वोल्टता V विद्युत वाहक बल E वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। तो ये हमारे पास में एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध R है। किसी सेल को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध सहित, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई बंद परिपथ में इसे हमने लिया है और धारा इसमें I बह रही है। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। हम चाहते हैं कि A और B के बीच में टर्मिनल वोल्टता जो है V और इस विद्युत वाहक बल में क्या संबंध है। ये एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम C कह रहे हैं। क्लियर? तो फिर हम यहां टर्मिनल A व B के मध्य टर्मिनल वोल्टता V इक्वल VAB इक्वल VA माइनस VB, वेयर VA A का पोटेंशियल है और VB B का पोटेंशियल है, B का विभव है। तो विभवांतर हम निकालें या टर्मिनल वोल्टता निकालें A व B के बीच, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन मैथमेटिकली V इक्वल VA माइनस VC माइनस VC माइनस VB, VB माइनस VC, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने VC को यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, यहां भी मैंने VC को घटा दिया VB में से। लेकिन यदि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का VB माइनस माइनस प्लस का VC, VC से VC कैंसिल हो जाएगा और VA माइनस VB अगेन आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकली इस ट्रिक हम यहां लगा सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक का ये फायदा होगा, ये क्या है, ये हमारे पास में है A और C के बीच विभवांतर, B और C के बीच विभवांतर VB माइनस VC। तो फिर ये कैसे हम लिख सकते हैं वो देखिए। V इक्वल A और C के बीच सेल है और ये विद्युत वाहक बल E है, माइनस VB माइनस VC, धारा कितनी बह रही है इस प्रतिरोध स्मॉल r में, धारा बह रही है I। तो ओम के नियम से विभवांतर क्या होता है IR। तो B और C के बीच में जो विभवांतर आएगा वो माइनस का IR। तो फिर V इक्वल E माइनस IR, ये हमारे पास में जो है टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हम सेल से करंट ले रहे हैं, और जब किसी सेल से करंट ली जाती है तब हम ये कहते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है या निरावेशित हो रहा है, तब ये संबंध हमारे पास में V और E के बीच में आता है। लेकिन एक बात है कि जब हम सेल को चार्जिंग करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं जो है इस तरह डाल करके, चार्ज के सेल के निरावेशन के समय, सेल के निरावेशन के समय
V इक्वल E माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध होता है, लेकिन सेल के आवेशन के समय। तो यहां तो V की वैल्यू क्या हुई, लेस देन E हो गई। कब, जब सेल से करंट लेते हैं तब उसकी टर्मिनल वोल्टता E से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन सेल के आवेशन के समय, आवेशन के समय V की जो वैल्यू है वो E प्लस आई आर हो जाती है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि V टर्मिनल वोल्टता ग्रेटर देन होगी E से। कैसे, यहां हम देखें कि जब हम किसी सेल से, भारतीय सेल से इसको आवेशित करेंगे तो प्लस को हम प्लस से जोड़ेंगे, तो प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो करंट आने की बजाय करंट अंदर जाएगी। तो फिर जो दूसरी बैटरी हम लगाएंगे उसका विद्युत वाहक बल इससे ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि दो सिलेंडर लें और एक में प्रेशर जो है वो कम है और दूसरे में प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा वाली प्रेशर से ही तो कम प्रेशर वाले सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाएगी। तो वैसे ही हम इसको यदि हम कनेक्ट करके और एक बैटरी लगा करके इसको चार्ज करना चाहें, तो चार्ज करना चाहें तब इसके ऊपर वोल्टेज कितनी आएगी, उसमें एक तो इसका मुकाबला करना पड़ेगा और एक आंतरिक विरोध के, आंतरिक विरोध तो एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, इसलिए दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो उस केस में हम V बराबर क्या लिखेंगे, E प्लस आई आर। तब हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाएगी और इस केस में टर्मिनल वोल्टता जो है वो घट जाएगी। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं और ये हमारे पास में एक संबंध हो गया किसमें, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में। क्लियर। तो अब हम जो है नेक्स्ट बात पर आते हैं। नेक्स्ट है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को निम्न प्रकार संयोजित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर सेकंड, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का दो तरह का संयोजन था उसी तरीके से सेलों का भी दो तरह का संयोजन है। तो अब हम पहले को फिर से लिखते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या, कैसे परिभाषित करेंगे, किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा की मात्रा समान हो।
समान हो, कॉमा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल से प्रवाहित धारा की मात्रा समान हो, ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो अब हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। तो ये आप यहां तक उतार लीजिए और मैं आगे श्रेणी क्रम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिएगा, ये हमारे पास में एक सेल है, पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से ही होता है। फिर हमने इसको कनेक्ट किया दूसरे वाले सेल से और इन्हें हम दोनों को एक बाह्य प्रतिरोध, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है दूसरे वाले सेल का वो R2 है, R2, विद्युत वाहक बल E2 और ये कोई बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं और प्रवाहित धारा I है। ठीक है, ये टर्मिनल A मान लेते हैं, ये हम जो है वो B मान लेते हैं और ये हम C मान लेते हैं। 3 टर्मिनल है। तो फिर A और C के बीच में टर्मिनल वोल्ट था। तो चित्र में 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है। क्लियर? अब टर्मिनल A व C के मध्य टर्मिनल वोल्ट था। VAC इक्वल VAB प्लस VBC, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। VAC इक्वल VAB और प्लस VBC। तो VAB किसके बीच भी टर्मिनल वोल्ट है? A व B के मध्य टर्मिनल वोल्ट था और VBC B व C के मध्य टर्मिनल वोल्ट था। लेकिन टर्मिनल वोल्टता के लिए हमने भी समझ लिया था V बराबर E माइनस IR, लेकिन VAB ये हमारे पास में हो गया E1, A और B के बीच में कौन है? E1,
जनरल फार्मूला है E माइनस आई आर, लेकिन ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं तो फिर E की जगह E1 माइनस करंट तो आई है लेकिन ये R1, दिस इज सेकेंड। वी ए बी की वैल्यू हमने ये लिख दी। इन सिमिलर वे बी और सी के बीच में वही जनरल फार्मूला, क्या EMF E2 माइनस करंट वही आई है लेकिन R2। तो टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल्ब में संबंध, जब हम उससे धारा ले रहे हैं तो हम VAB और VBC की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब 1, 2 व 3 से, तो 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आएगा? VAC इक्वल VAB की जगह E1 माइनस IR1 प्लस VBC की जगह E2 माइनस IR2 और VAC इक्वल कितना हो जाएगा? तो इस चीज को मैं एक बार थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहां से। 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, चलिए VAC इक्वल VAB की वैल्यू E1 माइनस IR1 प्लस VBC E2 माइनस IR2 और VAC इक्वल E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन और R1 प्लस R2। ये हमारे पास में जो है इक्वेशन बन गई कितनी? ये बन गई इक्वेशन 4। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों सेलों की जगह एक ही सेल लगा दें और उसको इसी प्रतिरोध R से जोड़ दें। तो दोनों की बजाय जब एक लगाएंगे तो उस एक का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, फिर वो एक लगाएंगे तो एक का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हम इसी के इक्विवेलेंट एक परिपथ हम और ले लेते हैं। ये हमने केवल एक सिंगल सेल लगाया, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध REQ लिखा और ये EEQ लिखा और इसे हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया और यहां भी हमने कितनी करंट फ्लो करवाई? I ही करवाई। ये फिजिकल सिचुएशन सेम हो गई। क्यों? दोनों का मुकाबला करने वाला एक ही विद्युत वाहक बल EEQ है, दोनों का मुकाबला करने वाला आंतरिक प्रतिरोधों का एक ही REQ है। तो ये टर्मिनल A और C के बीच में हम लगा देते हैं। तो फिर हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए कैसे लिखेंगे? तुल्य परिपथ के लिए वही A और C के बीच टर्मिनल A व C के मध्य टर्मिनल वोल्टता VAC इक्वल कितना है? E का मान EEQ माइनस करंट वही I और REQ। दिस इज इक्वेशन 5। दोनों सेलों के संदर्भ में हम VAC ऐसे लिख सकते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जहां EEQ तुल्य विद्युत वाहक बल है और जहां REQ तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। लेकिन 4 और 5 सेम बात है। ठीक है, तो फिर किस किस का हवाला दें? 4 और 5 का। तो फिर मैं यहां लिख रहा हूं 4 व 5 से, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हमें निकालना भी यही था, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो फिर तुल्य विद्युत वाहक बल और ये निकालना है तो कौन कौन से समीकरण से? 4 व 5 से। क्या रिजल्ट आया?
रिजल्ट है हमारे पास में E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस 4 और 5 को हमने जब इक्वल कर दिया तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि E1 प्लस E2 की वैल्यू EEQ के बराबर है और R1 प्लस R2 की वैल्यू REQ के बराबर है। ठीक है, तो फिर यहां से तुलना करने पर क्या आया, EEQ इक्वल E1 प्लस E2 और REQ इक्वल R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 6 और ये समीकरण नंबर हो गई 7 कि हमने तुल्य विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर लिया और तुल्य जो है वो प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया। तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया। तो अब यहां से हमारे पास परिपथ में प्रवाहित धारा कैसे निकालें, तो तुल्य परिपथ में प्रवाहित धारा, तुल्य परिपथ में प्रवाहित धारा ओम के नियम से। ठीक है, ये प्रतिरोध R है, ओम के नियम से। लिख सकते हैं हम I इक्वल V अपॉन R, तो I इक्वल V की जगह EEQ और अपॉन में प्रतिरोध कितना हो जाएगा REQ, तो ये और R ये दोनों को ऐड कर दें तो R प्लस REQ, ये समीकरण नंबर हो गई 8। तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी, हमें तीन चीजें जो है यहां पर फाइंड आउट करनी है। एक जो है वो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा और एक परिपथ में कितनी धारा बहेगी। अब हम 6 और 7 से उठाकर के मान 8 में रख सकते हैं, तो फिर 6, 7 व 8 से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। समीकरण 6, 7 व 8 से I इक्वल E1 प्लस E2 अपॉन में R प्लस में R1 प्लस R2, ये हमारे पास में करंट की वैल्यू हो गई। ये बात नंबर 9। तो जो सिस्टम दिया गया था उस सिस्टम के अंदर आपको जो है क्या क्या मालूम था, E1 और E2 और R1 और R2 मालूम थे, लेकिन हम निकालना क्या चाहते थे कि इन दोनों का मुकाबला करने वाला EEQ क्या होगा, वो हमने निकाल लिया। यहाँ इन दोनों का मुकाबला करने वाला REQ क्या का होगा, वो हमने निकाल लिया यहाँ। और फिर इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I क्या होगी, तो फिर I हो गई ये, क्योंकि E1, E2, R1, R2 और कैपिटल R आपको मालूम थे, तब हम ये धारा निकाल सकते हैं। तो ये टाइटल हमारा हो चुका, ये तीन चीजें ही हमें निकालनी थी। लेकिन अब इस रिजल्ट को जो करंट आ रही है, सपोज कीजिए कि हमारे पास में n सेल हों, तब हम इसको किस तरीके से बता सकते हैं। तो फिर यदि परिपथ में n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हों तब कैसे लिखेंगे, देखिए यदि परिपथ में स्मॉल n सेल संयोजित हों तब आप I इक्वल E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En और अपोन में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश प्लस Rn, ऐसे लिख सकते हो। ये बात नंबर 10 होगी।
लेकिन सभी स्मॉल एन सेल एक समान हो तब। तो फिर एक कंडीशन और लगा दें हम, यदि एन सेल एक समान हो, अर्थात E1 बराबर E2 बराबर डैश डैश बराबर En बराबर E ही मान लें, और R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश बराबर Rn बराबर R ही मान लें, तब समीकरण कितनी से? 10 से। क्या लिखा जाएगा? I इक्वल E प्लस कितनी बार? N बार बटे में R प्लस R कितनी बार? N बार, और I बराबर NE अपॉन में R प्लस NR, क्योंकि ये N बार है, E भी N बार है, तो N ही लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर आ गई है हमारे पास में 11 है। ठीक है, लेकिन अब 11 के ऊपर भी हम कंडीशन लगाते हैं। हम ये कहें कि कैपिटल R का मान NR से ज्यादा हो, कहने का मतलब बाह्य प्रतिरोध जो है वो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों से ज्यादा हो, तब क्या होगा? तो कंडीशन लगा दी हमने, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपेरिजन ऑफ NR, तब हम इस NR को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अतः समीकरण 11 में, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, अतः समीकरण 11 में NR को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्लियर? तब I की वैल्यू NE अपॉन में कैपिटल R रह गई, ये मान आपके पास में रह गया, और ये समीकरण आ गई 12। लेकिन यहां एक बात हमें देखने को मिलती है कि इस कंडीशन में कि जब R ग्रेटर देन कैपिटल R जो है वो ग्रेटर देन है NR से, तब यदि हम सेलों की संख्या बढ़ाएं तो परिपथ में धारा बढ़ेगी। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस अवस्था में सेलों की संख्या बढ़ाने से परिपथ में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है। क्लियर? लेकिन अब एक बात और है, क्या? ये तो हमने एक कंडीशन लगाई, यदि R इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन ऑफ NR हो जाए, देखिए ये इसका उल्टा करें, तब हम किसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं? तब हम R को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो समीकरण 11 में कैपिटल R को नगण्य लेने पर
क्या आ जाएगा, आई इक्वल एन ई अपॉन एन आर, एन से एन क्या हो गया कैंसिल, तब सिर्फ आई बराबर क्या रहेगा, ई अपॉन आर। ये नंबर 13 आप देख सकते हो 13 में कि इस अवस्था में सेलों की संख्या बढ़ाने पर धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो फिर क्या लिखा जाए, देखिए इस अवस्था में, कौन सी, ये वाली जो अवस्था है, इस अवस्था में श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या बढ़ाने से प्रवाहित धारा पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमने जो है वो क्या रिजल्ट्स मिले कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन फायदेमंद तभी हमारे पास में होता है कि जब हमारे पास में बाह्य जो प्रतिरोध है उसका मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा हो। उस केस में तो आप सेलों की संख्या बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, और यदि हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध ही ज्यादा हो गया तब तो चाहे n सवा सेल लोगे तो भी वही धारा मिलेगी, और यदि आप एक सेल लोगे तो भी वही धारा मिलेगी। इसलिए प्रवाहित धारा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज हमने यहां पर दो चीजें पढ़ी। एक तो क्या कि एक तो टर्मिनल वोल्टता एवं सेल के विद्युत वायुबल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, और उसी संबंध के आधार पर फिर हमने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को एक्सप्लेन किया। तो अब आप जो है यहां से हम दूसरा पढ़ेंगे, और वो जो होगा हमारा सेलों का कौन सा क्रम का संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन को कैसे परिभाषित करेंगे, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल की, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता का मान समान हो। श्रेणी क्रम में क्या था, धारा का मान समान हो, और समांतर क्रम में क्या आ जाएगा कि सेलों के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता का मान समान हो। तब इस प्रकार का जो संयोजन है वो संयोजन हमारे पास समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो फिर इसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। थैंक यू।